हेलो, वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं पोल्ट्री का टॉपिक संवैधानिक विकास पार्ट 2। इससे पहले आप लोग पढ़े थे संवैधानिक विकास का पार्ट 1, जिसमें क्या पढ़े थे? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसके बाद पेट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 का, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1892 का भारत शासित अधिनियम पढ़े थे। अब इससे आगे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय शासन या परिषद अधिनियम 1909। इस एक्ट को हम मालो मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि मालो भारत का सचिव तथा मिंटो वायसराय हुए थे, जिसके कारण उसका नाम पड़ गया मालो मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई। मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया, परिषद के सदस्यों की बजट विमोचन करने एवं उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। मतलब इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया, परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने एवं उस पर प्रश्न का अधिकार दिया गया, जो कि 1909 से पहले ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा केसी गुप्ता को भारत में शामिल किया गया। पहली बार कोई भारतीय इस परिषद का सदस्य बना। मतलब अभी तक जितने भी एक्ट अपने लोग पढ़े, उस किसी भी एक्ट में कोई भी भारतीय सदस्य उस एक्ट का सदस्य नहीं हुआ। प्रथम मालो मिंटो एक्ट था जिसमें कोई भारतीय उसका सदस्य बना। तो दो भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। मालो मिंटो एक्ट में दो भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। अभी तक कोई भी भारतीय सदस्य विधि का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था। सत्येंद्र सिन्हा को प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। चलिए अब नेक्स्ट एक्ट है भारतीय शासन अधिनियम 1909, जिसे मांटूगोय चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मांटूगोय जो था भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था? वायसराय था। इसीलिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 का एक अन्य नाम हो गया मांटूगोय चेम्सफोर्ड सुधार। इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसरणात्मक विधायिका की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 में। केंद्र में द्विसरणात्मक विधायिका की स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रथम राज्य परिषद हुई और दूसरे क्या हुए? केंद्रीय विधानसभा। जिस राज्य परिषद में कुल 60 संख्या थे, सीट थे। जिस राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें 34 सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित हुआ करते थे, और बाकी का 26 सदस्य जो थे वो क्या होते थे? मनोनीत। और उस राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करते थे। दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की। पहला क्या था? राज्य विधानसभा। दूसरी क्या थी? केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 145 सीट निर्धारित की, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित हुआ करते थे और शेष 41 मनोनीत हुआ करते थे। और इस सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। तो कितने भाग में? द्विसरणात्मक व्यवस्था। द्विसरणात्मक में एक क्या थे? राज्य परिषद, एक क्या थे? केंद्रीय विधानसभा था। राज्य परिषद में कितने सीट पड़े थे? 60 पड़े थे। तो 60 में कितने निर्वाचित हुआ करते थे? 34 हुआ करते। शेष 26 जो थे वो क्या करते थे? मनोनीत किया करते थे। और दूसरी क्या पड़े? केंद्रीय विधानसभा, जिसमें कितने सीट हुआ करते थे? 145, जिसमें 104 क्या हुआ करते थे? निर्वाचित हुआ करते। 41 क्या हुआ करते थे? मनोनीत। और इसका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष।
और प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय में दो उपवर्गों में विभाजित किया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। अब प्रांत में जो शासन हुआ करते थे, पहले वाले जो शासन थे उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। इस योजना में दो विषय में बांटा गया प्रांत को, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। अब देखिए आरक्षित विषय क्या है? भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग, खाना, कारखाना, बिजली, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय क्या हो? देखिए इसमें शिक्षा आ गया, आपका लोक स्वास्थ्य आ गया, कृषि मापतौल आ गया, स्थानीय स्वायत्तता शासन हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन हो गया, संग्रहालय इत्यादि। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता था। आरक्षित विषय जो अभी अपने लोग पढ़े थे, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, तो आरक्षित विषय में जितने भी थे विषय उसका प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा, तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो होते थे निर्वाचित सदस्य। जो अभी अपने लोग पढ़े थे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा पढ़े थे, उसका जो निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे उसके द्वारा उसका प्रशासन। यह द्वैध शासन प्रणाली जो है, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो इसके तहत उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन प्रणाली। तो पूछा जाए कब द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति होती? 1935 एक्ट, जो भारत शासन अधिनियम, आगे आप पढ़िए। उसके बाद भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। किस एक्ट के तहत कि भारतीय सचिव को यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कर सकते हैं हम? तो किस? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और साथ ही पहली बार लोक लेखा तथा वित्तीय समिति का गठन हुआ। तब लोक सेवा आयोग जानते होंगे आज लोग, जिसे लोक सेवा आयोग जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, साथ ही पहली बार लोक लेखा तथा वित्तीय समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक्ट जो है ना 1935 के शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। ये विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। मतलब ये विधेयक जो है ना एक्ट 2 अगस्त 1935 के बाद। अब इस एक्ट के तहत सबसे पहली बात क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता का स्थापना हुआ। अब प्रांतीय स्वायत्तता का स्थापना क्या होता? प्रांत में द्वैध शासन का व्यवस्था को समाप्त कर। तो द्वैध शासन इससे पहले पढ़े थे अपने लोग किस एक्ट में? 1919 का भारत शासन अधिनियम में इस व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त किया। और प्रांत में अब पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाए गए। जो प्रांत अलग अलग में बटे थे उसमें खुद एक पुनः उत्तरदायी सरकार बनाई गई। नेक्स्ट बात इसमें क्या था? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन क्या था? सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल को हाथों में केंद्रित किया। मतलब सुरक्षा, वैदेशिक संबंध मतलब विदेशी संबंध एवं धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल को हाथ में सौंप दिया, तथा अन्य जो मामले शेष बच गया उसकी गवर्नर जनरल की मदद हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया। इसमें सुरक्षा हुआ आपकी, वैदेशिक संबंध हुआ, धार्मिक मामले हुए को गवर्नर जनरल को हाथों में दे दिया, और शेष जो बच गया जो गवर्नर जनरल की मदद से मंत्रिमंडल करेंगे। इसी एक्ट में प्रथम बार प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री मतलब प्रीमियर कहा जाता था, मंत्री मतलब मिनिस्टर कहा जाता था। सर्वप्रथम किस एक्ट में प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री शब्द का उल्लेख मिला हमको? 1935 में। प्रधानमंत्री को किस नाम से? प्रीमियर से, और मंत्री को किससे? मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, इस एक्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना की। संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना की। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई।
जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। देखिए पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो क्या कहेंगे 1935 में। किस एक्ट के तहत हुई, तो क्या कहेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ था, प्रांत तथा रियासतों तक विस्तृत था। अब प्रांत क्या होता है, इसमें कुछ ब्रिटिश प्रांत होते हैं जो आगे अपने लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रांत में क्या होते थे, निर्वाचित सदस्य होते थे, और कुछ क्षेत्र उस समय क्या होते थे, राजा रजवाड़ों के क्षेत्र होते थे। उस क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाते थे, रियासती क्षेत्र कहा जाते थे। तो इसमें क्या होते थे, इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। अगर कोई फैसला इस संघीय न्यायालय सुनाते थे अर्थात फेडरल कोर्ट, तो इनके विरुद्ध आप अपील कर सकते थे कहाँ, ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। और इसके जो फैसला हुआ करते थे फेडरल कोर्ट के, इसको फैसला को बदल भी सकता था प्रिवी काउंसिल। लेकिन आज के डेट में वही संघीय न्यायालय अपने यहाँ क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाते हैं उनके विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। उनके फैसले को आप अपील किसी अन्य न्यायालय जाकर नहीं कर सकते। लेकिन संघीय न्यायालय ऐसा नहीं था, उनके विरुद्ध आप अपील कर सकते थे ब्रिटिश काउंसिल में जाकर, प्रिवी काउंसिल में जाकर। दोनों में इतना ही फर्क था। नेक्स्ट बात इस एक्ट में था ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। अब मान लीजिए इस न्यायालय में किसी भी प्रकार के इस एक्ट में छेड़छाड़ करेंगे या कोई नियम का कुछ भी वहाँ करे, उसका अधिकार कहाँ है, ब्रिटिश के संसद के पास, न कि कोर्ट के पास है। किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ कुछ भी परिवर्तन करे वो ब्रिटिश, इसीलिए क्या था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ क्या है, ब्रिटिश प्रांत तथा संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार भारतीय रियासत के लिए बनाया गया प्रावधान। अखिल भारतीय एक प्रावधान था जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश प्रांत में शामिल हो सकते हैं भारतीय रियासत। अब भारतीय रियासत कौन वाले क्षेत्र बताए थे, राजा रजवाड़ों को जो क्षेत्र हुआ करते तो उसे ही भारतीय रियासत कहते थे। जो अगर ब्रिटिश प्रांत में शामिल होता है तो इनके लिए क्या बनाया गया, अखिल भारतीय संघ बनाया गया। नेक्स्ट बात है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और अधिक विस्तार किया। अब इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या होता है, इससे पहले हम पढ़े थे पिछले वाले एक्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम, उसमें क्या पढ़े थे, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, मतलब अलग से निर्वाचन मंडल की स्थापना। इसी प्रकार इस एक्ट में और इस सांप्रदायिक भावना पर बल दिया गया। जैसे सिख के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना किया गया था, किस एक्ट के तहत, 1935 के तहत। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया। तो पहली बार, इससे पहले जो निर्वाचन प्रणाली देखे थे हम क्या अप्रत्यक्ष था, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के तहत लाया गया, 1935 एक्ट। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा भारत से कब अलग हुआ, 1935 में। और क्या किया गया, उड़ीसा एवं सिंध को 2 नए प्रांत में बांटा गया। तो कहा जाएगा कि किस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो 1935 भारत शासन अधिनियम। कब अलग किया गया, तो 1935। और 1935 एक्ट के तहत ही क्या किया गया, उड़ीसा एवं सिंध को 2 नए प्रांत बनाए गए। और इस एक्ट में क्या किया गया, संघनात्मक सरकार की स्थापना किया गया। और क्या है, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन, मतलब केंद्र का क्या शक्ति होगा, प्रांतों का क्या शक्ति होगा, मतलब दोनों में शक्ति का विभाजन। और यह एक्ट क्या हुआ, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, इस पर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक्ट का योगदान है तो किसका है, तो 1935 का सबसे ज़्यादा योगदान। हमारे संविधान के निर्माण में अगर किसी भी एक्ट का योगदान की बात हो तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का, लगभग 75%। इस एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। देखिएगा किस एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का समान कहा, तो किस एक्ट को, भारत शासन अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए इसमें क्या है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया।
जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हुई। इस अधिनियम में 20 धाराएं। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? सबसे पहले 4 जुलाई 1947 को। कहाँ पारित हुआ? ब्रिटेन संसद में। और स्वीकार कब किया गया? तो 18 जुलाई 1947 की। इस अधिनियम में कितने धाराएं हैं? 20 धाराएं हैं। अब देखिए, इस अधिनियम में 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर अधिपत्य समाप्त हो जाएगा। मतलब इस एक्ट में ऐसा कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर जो अधिपत्य समाप्त हो जाएगा। मतलब भारत पर जो अभी तक शासन कर रहा है उस शासन उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भारत मतलब क्या हो जाएंगे? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। मतलब ब्रिटिश के अधीन क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे। उससे वो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। इस एक्ट में कहा गया कि भारतीय रियासत इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में सम्मिलित हो सकती है। एक में सम्मिलित मतलब क्या समझे? भारत या पाकिस्तान किसी एक में सम्मिलित हो सकते हैं। दोनों राज्य को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। मतलब दोनों राज्य, भारत और पाकिस्तान, दोनों राज्य मतलब क्या समझे? दोनों देशों को अपना अलग अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों राज्य की सीमाएं के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ। मतलब दोनों राज्य का जो सीमा निर्धारित किया गया कि कहाँ से पाकिस्तान होंगे और कहाँ से इंडिया होंगे, किसकी अध्यक्षता में हुआ? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट बात इसमें था, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्राप्त करता है। तो पूछा जाएगा भारतीय संविधान जो है अपना प्राधिकार मतलब अपना अधिकार मतलब संविधान बनने का जो अधिकार प्राप्त किससे किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया। नेक्स्ट बात इसमें थी, भारतीय संविधान का प्राधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग। देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्राप्त हुआ। मतलब संविधान बनाने का अधिकार भारतीय स्वतंत्रता 1947 से प्राप्त हुआ। लेकिन भारतीय संविधान का प्राधिकार का स्रोत कौन है? भारत का लोग